हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 अगस्त 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग यानी प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है कि पेरिस ओलंपिक की जो कसक है उसको लॉस एंजलिस में करेंगे पूरा। जो 2028 में ओलंपिक लॉस एंजलिस में होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो 2024 का ओलंपिक है वो पेरिस में हुआ है और 2028 का लॉस एंजलिस में होगा। इसमें जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे वो हॉकी टीम के कैप्टन धीरज थे और मनु भाकर, जिन्होंने 2 पदक इस ओलंपिक में जीता है। उसके बाद टोटल 6 पदक भारत के हिस्से में आए हैं, जिसमें कि 5 कांस्य हैं और 1 रजत पदक है। यहाँ पर तालिका दी हुई है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है, मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य पदक और सरबजोत और मनु दोनों ने मिक्स निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। वही स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने निशानेबाजी में ही कांस्य पदक जीता है, अमन सोहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है और भारतीय हॉकी टीम ने भी इस बार कांस्य पदक दोबारा जीता है। कुछ मामले में यानी कुछ बातों को लेकर पेरिस ओलंपिक एक तरीके से यादगार इसलिए भी बना रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं। जैसे कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके बाद उसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और 2024 में भी लगातार इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं या सिर्फ खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक जीते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। और जैसे कि स्टार भाला फेंक जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण और रजत जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। 52 वर्ष बाद हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और निराशा की अगर बात करें तो ये देखिए, गेम है, खेल है, इसमें हार जीत अप डाउन लगे रहते हैं। तो इसमें देशवासियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये हमारा सर्वश्रेष्ठ नहीं था, भारतीय एथलीट जितने भी थे उनका ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, बांग्लादेश में सेना पर हमला, 4 अफसरों समेत 9 घायल हुए हैं। देखिए, घायलों में 4 अफसर हैं, 2 वाहनों में तोड़फोड़, 1 जलाया गया है। सेना की जैसे सेना ने भी इसमें जवाबी फायरिंग की है। और एक न्यूज़ और आ रही है कि 5 से 6 अगस्त के बीच हिंदुओं के 4 गांव जला दिए गए थे। अब यहाँ पर न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल बरकरार है, उसी वही रविवार को भी गोपालगंज इलाके में सेना की गश्ती वाहनों पर हमला किया गया। अधिकारियों और 5 सैनिकों के घायल होने की सूचना मिली है और सेना के 1 वाहन को जला दिया गया, जबकि 2 में तोड़फोड़ की गई है। हिंदुओं और आवामी लीग के कार्यालयों पर हमले जारी हैं। इनमें हमले 4, 5 और 6 अगस्त को बताए जा रहे हैं। दिनाजपुर जिले में हिंदुओं के 4 गांवों को जला दिया गया। देश में हजारों लोग भय के कारण ऐसे जगहों पर छिपे हैं या फिर अपने आप को हिंदू बताने से डर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले रोके जाने चाहिए। ढाका और गोपालगंज राजमार्ग पर जाम की सूचना पर सेना की गश्ती दल गोपीनाथपुर कस्बे पहुंची थी और सैन्य कर्मियों ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो लोगों ने सैन्य कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और पथराव कर दिया। हमले में सेना के 4 अधिकारी और 5 सैनिक घायल हो गए। सैन्य कर्मियों ने फायरिंग कर लोगों को भगाने और तितर बितर करने की भी कोशिश करी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आंदोलनकारियों के इशारों पर बनी और कार्य कर रही अंतरिम सरकार विश्वास और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में सफल नहीं हुई है। 50 पुलिसकर्मियों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के बाद पुलिसकर्मी थाने छोड़कर भाग गए हैं और अब वहां जाने को भी तैयार नहीं है। अंतरिम सरकार सेना की निगरानी में पुलिसकर्मियों की वापसी करा रही है। तो यानी एक तरीके से जो बांग्लादेश है उसमें जो हालात हैं वो पाकिस्तान से भी बदतर हैं। हिडनबर्ग का आरोप तथ्यहीन से जो हिडनबर्ग के ने दोबारा एक आरोप लगाया है वो तथ्यहीन है, सेबी प्रमुख ने ये बोला है। सेबी प्रमुख कौन है? वो है माधवी बूच। देखिए, इससे पहले लास्ट ईयर जनवरी में यानी कि जनवरी 2023 में
भी इस पर यानी कि जो अदानी ग्रुप है उस पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं उनमें हेरा फेरी की है प्राइस बढ़ाने के लिए। और इसके बाद हुआ क्या था कि 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में अदानी ग्रुप को। यहाँ तक कि उनको अपना एफपीओ भी वापस लेना पड़ा था। एफपीओ यानी कि जब देखिए आईपीओ और एफपीओ दो होते हैं। आईपीओ जब पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और एफपीओ जब दूसरी बार किया जाता है। तो एफपीओ लाने के बाद जो अदानी ग्रुप है उन्हें अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था और इससे उन्हें भारी नुकसान भी हुआ था। उसमें ये आरोप लगाया गया था। वैसा ही आरोप दोबारा हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर लगाया है, जिसमें इन्होंने जो सेबी प्रमुख हैं बुच उनको भी घसीटा है और उनके हस्बैंड को भी इसमें लपेटा है। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हिंडनबर्ग कह रहा है कि जो बूच हैं वो कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप को प्रॉफिट इसलिए दे रही हैं क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं जब वो सिंगापुर में कार्यरत थे तो उन्होंने कुछ शेयर या कुछ हिस्सेदारी अदानी ग्रुप में खरीद रखी है। यहाँ पर बुच जो हैं सेबी प्रमुख उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जो भी उनके हस्बैंड ने शेयर खरीदे थे उनके हस्बैंड के बचपन के मित्र हैं, उनके वो इन्वेस्टर हैं यानी कि वो इन्वेस्ट करवाते हैं, उनके कहने पर खरीदे थे। और इस मामले का अदानी ग्रुप से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। जब ये रिपोर्ट क्लियर हो गई तो उसके बाद बुच पर पर्सनली अटैक किए जाने लगे हिंडनबर्ग द्वारा। हिंडनबर्ग को जब नोटिस जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस, तो उसका भी जवाब हिंडनबर्ग ने नहीं दिया है। उसके बाद सेबी प्रमुख जो हैं बुच उन्होंने खास तौर पर बोला है निवेशकों को किसी भी प्रकार का बयान ना देने के लिए, इससे मार्केट इफेक्ट हो सकता है। आज देखिए मंडे है और मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि आज अदानी ग्रुप के शेयर जितने हैं वो गिर सकते हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट या फिर AWL, अदानी ग्रीन्स, अदानी इंटरप्राइजेज। तो अगर आपने इसमें निवेश किया है तो सावधानी रखिएगा, अगर निवेश करने वाले हैं तो अभी थोड़ा सा स्टे करिएगा, रुकिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पीएम ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। देखिए देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी की हैं। इनमें धान की 9, गन्ना एवं तिलहन की 7 और बागवानी फसलों की 40 किस्में शामिल हैं। सभी किस्में पोषण युक्त हैं जिन्हें जलवायु एवं क्षेत्र के अनुकूल विकसित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR में इन पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों एवं विज्ञानियों से प्राकृतिक खेती की जरूरतों, लाभों और जैविक खाद्यान्नों की बढ़ती मांगों पर विमर्श किया है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रत्येक महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के लाभ के बारे में किसानों को बताया जाना चाहिए ताकि खेती की लागत में कमी आ सके। सरकार का जोर किसान को खेतों तक पहुंचाने पर है। प्रधानमंत्री ने राजधानी के ICAR परिसर के खेतों में जाकर नई किस्म के जारी करने की इसमें घोषणा की थी। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए भी कि पैकेज्ड फूड पर खास चेतावनी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। देखिए डायबिटीज, हाई बीपी जैसी बीमारियों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट आदि की मात्रा या स्तर दर्शाने के लिए सामने की ओर एक चेतावनी लेबल प्रदर्शित करने की मांग पर विचार किया है। कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के सामने चेतावनी लेबल लगाने की अनिवार्यता का निर्देश मांगने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामला 27 अगस्त को फिर से सुनवाई पर लगा हुआ है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश हैं, CJI हैं, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने गत 29 जुलाई को 3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी संस्था की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। संस्था ने वकील राजीव शंकर द्विवेदी के जरिए दाखिल याचिका में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से जुड़ी अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लेबल को अनिवार्य बनाना जरूरी है। मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह इस मुद्दे का संज्ञान लेकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में चेतावनी लेबल के साथ उचित नियम और निर्देश जारी करे।
अब आते हैं राष्ट्रीय राजधानी पेज पर, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ यही है कि 8 दिन की वर्षा ने पूरा किया 122 दिन का कोटा। 1 जून से 11 अगस्त तक दर्ज की गई 634.3 मिलीमीटर वर्षा, जबकि सामान्य वर्षा होती है 368, यानी लगभग डबल है ये। इस साल दिल्ली में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक चल रही है। हालांकि यह बात अलग है कि अभी तक जितनी भी वर्षा हुई है उसका लगभग 90% हिस्सा केवल 8 दिनों में ही बरसा है। इसके कारण एक तरफ दिल्ली वासियों को जलभराव एवं यातायात जाम जैसी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में इस बार मानसून में मौसम का जो रुख है वो शुरू से ही एक तरीके से अलग देखने को मिल रहा था। और जलभराव तो जानते ही हैं दिल्ली में, भले राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन अगर हम बात करें जो नई संसद भवन बनी है, जब उसकी छत टपकने लगी, 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया था उसमें बनाने में, और उसकी छत टपकने लगी, जलभराव होने लगा, तो ये सब तो पुरानी सड़कें हैं। मनीष सिसोदिया ने संभाली विधानसभा चुनाव की कमान। तो ये 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत धार देने की रणनीति शुरू कर दी है। जेल से बाहर आने के तीसरे दिन उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए आवास पर आपके अन्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया 12 अगस्त को पार्टी के विधायकों और 13 अगस्त को पार्षदों के साथ भी बैठक करेंगे। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में मेन अभियुक्त बनाया गया है। इनके साथ ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बहाल होगा ऐतिहासिक बारापुला पुल का पुराना स्वरूप। ये 1628 का पुल है बना हुआ। निजामुद्दीन इलाके में स्थित तकरीबन 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बारामूला पुल को जल्द ही उसे पुराने स्वरूप में बहाल किया जाएगा। एलजी वीके सक्सेना ने 1 सप्ताह के भीतर रविवार को दूसरी बार इस पुल का दौरा किया और इसकी बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने पहली बार बीते रविवार को यहां का दौरा किया था। अतिक्रमण की वजह से यह पुरानी और ऐतिहासिक संरचना जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी थी। आलम यह था कि आसपास का कूड़ा कचरा भी यहां पर फेंका जाता था। रविवार को एलजी ने करीब 200 मीटर लंबे इस पुल के जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, इसे सौंप दिया है। एलजी के साथ इस दौरे पर मुख्य सचिव नरेश कुमार और एएसआई के महानिदेशक डॉक्टर युद्धवीर रावत भी शामिल थे। उन्होंने 3 माह में इस ऐतिहासिक पुल की पूर्ण रूप से बहाली का आश्वासन भी दिया है। कोटे में कोटा मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल करेगा लोजपा, लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी के नेता चिराग पासवान विभिन्न दलों के अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के सांसदों की बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं। एससी जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से पूर्व वह समर्थन जुटाने का कार्य कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए चिराग का कहना है कि उनकी पार्टी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सूत्रों का कहना है कि चिराग ने अनुसूचित जाति के सांसदों से संपर्क कर फैसले पर उनकी राय जताने की कोशिश की है। इस फैसले का राजनीतिक तौर पर दूरगामी प्रभाव होगा, लेकिन प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देश में 2029 तक शुरू होगा LCA Mark II लड़ाकू विमानों का उत्पादन। स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत 4.5 पीढ़ी का LCA Mark II लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप मार्च 2026 से उड़ान भरने लगेगा और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन 2029 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन 2035 से प्रारंभ होने की संभावना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत और वायुसेना
के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए समय सीमा पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान LCA मार्क II कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में अब लगभग 1 वर्ष का विलंब होगा। पहले इसका प्रोटोटाइप 2025 की शुरुआत तक तैयार किया जाना था। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर ने संभाला स्पीयर कोर का कार्यभार। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत ने सेना के स्पेयर कोर प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। पेंढारकर के सामने मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महू आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट बने लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही की जगह ली है। सेना की सबसे बड़ी स्पेयर कोच मणिपुर समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा शुरू हुई है। इसमें अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है। अब पेंढारकर के सामने इस हिंसा के निपटने की चुनौती होगी। पेंढारकर ने 1990 में असम रेजिमेंट्स से कमीशन प्राप्त करने के बाद 34 साल के सेवा काल में अलग अलग कमांड और स्टाफ के पदों पर काम किया है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूज़ हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर जो पहला आर्टिकल है वो भारतीय कृषि का अमृतकाल है, जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। इसे हम इसलिए स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। ये हम एक तरफा आर्टिकल मान सकते हैं क्योंकि अपनी सरकार का यहाँ पर इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने बखान किया हुआ है कि किस तरीके से 6,000 की किस्त दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2100 रुपये की सब्सिडी दे रही है। DAP के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो यहाँ पर ये सब आंकड़े दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जमीन पर उतरी नई शिक्षा नीति। ये आर्टिकल लिखा है JB पंत सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। वो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद उसके क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नई शिक्षा नीति के आत्मा को कैसे ज्ञान सृजन एवं शिक्षण में उतारा जाए। हमें समझना होगा कि नई शिक्षा नीति मात्र एक ढांचागत परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के नवनिर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली नीति भी है। नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब इस पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें जल्द से जल्द तैयार हो सकेंगी। यह जानना सुखद भी है और जरूरी भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT पाठ्यपुस्तक निर्माण में के कार्य में लगी हुई है। ये पाठ्यपुस्तक छपकर आनी भी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए NCERT द्वारा विकसित एवं प्रकाशित पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड देखने को मिली। इसका हिंदी संस्करण भी कुछ दिनों में आ जाएगा। यह पाठ्यपुस्तक बहुत रचनात्मक ढंग से छात्रों में विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं वृत्तांत क्षमता विकसित करने वाली है। सामाजिक ज्ञान को अपने आसपास के उदाहरणों से सरल भाषा में छात्रों में प्रवाहित करने का बहुत ही सुंदर प्रयास करके ये दिखाती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की चेतना जगाने की यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रेरणादायी उद्धरणों एवं रचनात्मक अभ्यासों को अत्यंत तारतम्यता से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय समाज की विविधता में एकता का भाव इस पाठ्यपुस्तक की एक विशेषता है। इसमें देश की इस विविधता को बनाए रखने का खासा जोर दिया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में शुरू से अंत तक सभी अध्यायों में संवाद के जरिए ज्ञान प्रवाहित करने की रचनात्मक कोशिश की गई है। जाहिर है कि यह एक नमोवेशी प्रयास है जिसमें छात्रों को इस पाठ्यपुस्तक से निर्मित होने वाले ज्ञान की संरचना एवं उसका ढंग आसानी से समझ में आ सकता है। यह एक प्रकार से मास्टर की तरह कार्य कर सकता है, जिससे यह पुस्तक छात्रों एवं शिक्षकों के लिए खुलती है। इसके अंत में एक QR कोड भी दिया गया है जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान से जुड़े अत्यंत रोचक ज्ञानपरक वीडियो, पहेली, खेल और कहानी देख पाएंगे। इन सब के कारण यह पाठ्यपुस्तक नए समय की पाठ्यपुस्तक के रूप में भी प्रदर्शित हो जाएगी। तो
कहीं ना कहीं जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको और बेहतर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, अगस्त में शुद्ध बिकवाल बने विदेशी निवेशक। देखिए, जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई ने भारतीय बाजारों में निकासी बढ़ा दी है। यही कारण है कि अगस्त में एफपीआई भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध बिकवाल बन गए हैं। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के अनुसार अगस्त में अब तक एफपीआई शेयर बाजारों से 13,431 करोड़ रुपए का शुद्ध निकासी कर चुके हैं। यहाँ पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई खासा असर बाजार पर नहीं पड़ेगा, ये बताया गया है। अक्टूबर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है आरबीआई। दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि यदि मौसम की स्थिति और वैश्विक कमोडिटी की कीमतें जैसे बाहरी कारकों से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है तो आरबीआई अक्टूबर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। एजेंसी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में ब्याज दरों में 2 बार कटौती हो सकती है। एजेंसी ने कहा है कि खाद्य महंगाई के ज़्यादा रहने के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर को स्थिर रखने का फैसला किया है। इंटरनेशनल पेज पर, अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए कराया तख्ता पलट। शेख हसीना। बांग्लादेश में तख्ता पलट का शिकार हुई शेख हसीना ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। शेख हसीना ने एक भाषण पत्र के अनुसार अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। जब उन्होंने द्वीप सौंपने से मना कर दिया तो अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए भाषण में यह जानकारी सामने आई है। हालांकि सेना ने प्रदर्शनकारियों का हवाला देकर हसीना को राष्ट्र को संबोधित करने से रोक दिया था। भाषण पत्र के अनुसार हसीना का दावा है कि अगर वे सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप देती तो उनकी जो सरकार है बनी रहती। पिछले वर्ष जून में ही शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बीएनपी की जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप का अधिग्रहण करके सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। ट्रंप पर जहां हुआ था हमला, कमला हैरिस वहां भी आगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तेजी से बढ़त बना रही हैं और वह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पेंसिल्वेनिया राज्य में भी आगे निकल गई हैं, जहां उन पर एक रैली के दौरान हमला हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 अंकों से आगे चल रही हैं। इस बीच बाइडेन ने कहा है कि वह पेंसिल्वेनिया में हैरिस के लिए प्रचार करेंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 12 अगस्त 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।